हेलो बच्चों, मैं बसंत कुमार गुप्ता उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी बस्ती से। आज से आप लोगों का ऑनलाइन क्लास प्रारंभ होता है। मैं आपको फर्स्ट ईयर में फिजिक्स सेकंड पेपर आपको पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी की बुक आपको लेनी है, प्लस इसके साथ एक रिफ्रेशर बुक आपको लेनी है बालाजी प्रकाशन की, उसको आप ले लीजिएगा। समय समय पर न्यूमेरिकल्स भी आपके चलेंगे। अप्रैल माह में मैंने 2-3 लेसन पढ़ाया भी, 3-4 लेसन पढ़ाया भी है, पर उसको दोबारा, जो कि विद्यालय व्यवस्था में दोबारा आदेश हुआ है कि उसको दोबारा पढ़ाया जाए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नया एडमिशन करा रहे हैं या नहीं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ पाए हैं, तो उनके लिए ये नया नियम लगा है कि हम आपको फिर से उसको पढ़ाएंगे एक नए तरीके से। सभी बच्चों के लिए है, एक नए तरीके से पढ़ाएंगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको समझ में आए। तो फर्स्ट पेपर जो है वो प्रदीप सर पढ़ा रहे हैं, उन्होंने शायद क्लास शुरू भी कर दिया है, विमीय विश्लेषण पढ़ा रहे हैं। अब मैं आपको सेकंड पेपर पढ़ाऊंगा, जिसका पहला अध्याय जो है लेसन नंबर 16 होगा, पर सेकंड पेपर के हिसाब से ये पहला लेसन है। इसका नाम है प्रत्यास्था। उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आपको प्रत्यास्था पढ़ना है। और देखिए प्रत्यास्था होता क्या है। प्रत्यास्था को समझने से पहले आप एक चीज समझिए। पहले आते हैं बल, देखते हैं बल क्या होता है, फोर्स। तो बल की परिभाषा आपने 10th में पढ़ा होगा। बल होता क्या है कि बल वह खिंचाव या वह धक्का है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। किसी वस्तु की स्थिति में क्या करता है, परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। किसी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं तो उसमें 4 परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन जो होता है वो होता है वेग परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन होता है दिशा परिवर्तन। किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी दिशा भी बदल जाती है। तीसरा परिवर्तन होता है घूर्णीय परिवर्तन। वो वस्तु घूमने भी लगेगी। जैसे पंखा है, मान लीजिए बिजली नहीं है, आप डंडे से उसको घुमा दीजिए तो वो क्या करे, किसी अक्ष के परता वो घूर्णन भी करने लगेगी। घूर्णीय परिवर्तन। और चौथा परिवर्तन होता है आकृति परिवर्तन। यानी किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो उसकी आकृति बदल जाएगी। जैसे रबड़ है, उस रबड़ को खींच दीजिए तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। स्प्रिंग है, उसको दबा दीजिए या उसको खींच दीजिए तो उसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। तो बल की परिभाषा क्या है, बल व धक्का, खिंचाव व तनाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। किसी वस्तु पर बल लगाने से 4 परिवर्तन होते हैं। बल के बारे में आपने पढ़ा होगा कि बल कक्षा 10 में या कक्षा 9 में ही पढ़ाया गया होगा। किसी वस्तु पर जो बल लगाते हैं उसका परिमाण कैसे निकालते हैं, उसका मान। बल को कैपिटल एफ से लिखते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है किलोग्राम होता है, और त्वरण का मात्रक पढ़ाया गया होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसको संक्षेप में हम क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। ये एमकेएस पद्धति में या एसआई पद्धति में इसका मात्रक जो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या संक्षेप में इसको न्यूटन बोलते हैं। इसका एक दूसरा मात्रक है, इसको कहते हैं ग्राम। इस एमकेएस पद्धति या एसआई पद्धति कहते हैं। और दूसरा होता है सीजीएस पद्धति में ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको संक्षेप में हम क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। और दोनों में रिलेशन क्या होता है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है।
10⁵ डायल होता है। बल का विमीय सूत्र आप पढ़ाया जा रहा होगा, विमीय सूत्र। तो बल का जो डायमेंशन फार्मूला, इसको हम डीएफ लिखेंगे। तो बल का जो डायमेंशन फार्मूला होता है, द्रव्यमान का होता है m और त्वरण का होता है L/-2। तो हो जाएगा m/L/-2। ये इसका डायमेंशन फार्मूला होता है। इसकी प्रकृति जो होती है वो सदिश होती है। इसकी जो प्रकृति होती है क्या होती है? सदिश होती है। बल एक सदिश राशि है। तो बल समझ में आ गया कि बल होता क्या है। हमारा जो चैप्टर है, हमने पहले बताया कि बल लगाने से 4 परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन बता दिया वेग परिवर्तन, दूसरा दिशा परिवर्तन, तीसरा घूर्णीय परिवर्तन और चौथा आकृति परिवर्तन। हम यहाँ आकृति परिवर्तन की बात करेंगे। तो जब भी किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो उसकी आकृति बदल जाती है। ऐसे बल को कहते हैं विरूपक बल। क्या बोलते हैं उसको? विरूपक बल कहते हैं। जब भी किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो उस वस्तु की आकृति भी क्या हो जाती है? बदल जाती है। ऐसे बल को क्या कहते हैं? विरूपक बल कहते हैं। आज से बाद जब भी हम विरूपक बल का बोलेंगे तो आप समझ जाएगा कि वह बल जो किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर देता है। तो जब भी किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उस वस्तु को क्या कहते हैं? विरूपक बल। जबकि वह बल जो किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर दे तो उस बल को क्या कहते हैं? विरूपक बल। अब विरूपक बल जब किसी वस्तु पर हम लगाते हैं तो विरूपक बल लगाने के, क्योंकि जानते होंगे हर वस्तु अपने आकार अथवा आकृति में परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे रबड़ है, रबड़ को आप खींचिए तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अपनी आकृति में परिवर्तन का विरोध करता है। तो विरोध ना करता तो आपको देखते ही लंबा हो जाता है या छोटा हो जाता है। हर वस्तु का एक गुण होता है कि जब भी उसकी आकृति बदलोगे तो उसके लिए आपको बल लगाना पड़ेगा। तो विरूपक बल लगाने के आधार पर वस्तुओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहले प्रकार में वे वस्तुएं आती हैं विरूपक बल के आधार पर। ठोस वस्तुओं को 3 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में नहीं, वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहले प्रकार में वे वस्तुएं आती हैं कि जिन पर आप विरूपक बल लगाइए, अब विरूपक बल लगाइए उसकी आकृति बदल जाए, और विरूपक बल हटा लीजिए वो अपनी पूर्वावस्था में प्राप्त कर जाए। यानी विरूपक बल के आधार पर वस्तुओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहले प्रकार में वे वस्तुएं आती हैं जिस पर आप विरूपक बल लगाइए और उसकी आकृति क्या हो जाए? बदल जाए, और जब विरूपक बल हटा ले तो वस्तु अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर ले। ऐसी वस्तुओं को कहते हैं प्रत्यास्थ वस्तुएं। प्रत्यास्थ वस्तुएं, प्रत्यास्थ वस्तु। और दूसरे प्रकार में वे वस्तुएं आती हैं कि जिन पर आप विरूपक बल लगाइए और उसकी आकृति बदल जाए, और विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त न करे। ऐसी वस्तु को कहते हैं अप्रत्यास्थ वस्तु। क्या बोलते हैं इसको? अप्रत्यास्थ वस्तु बोलते हैं। इसको सुघट्य भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं इलास्टिक, और इसको इंग्लिश में कहते हैं अप्रत्यास्थ को, या सुघट्य इसका नाम है हिंदी में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिक। ठीक है। और तीसरे प्रकार में वे वस्तुएं आती हैं जिन पर आप विरूपक बल लगाइए, उनकी आकृति आकार में कोई परिवर्तन ना। जैसे ये पेन है, तो इस पेन को आप खींचिए तो इसकी लंबाई कहाँ बढ़ेगी? या आपके स्कूल का जो डस्टर है उसको आप खींचिए तो उसकी लंबाई नहीं बदलेगी। तो तीसरे प्रकार में वे वस्तुएं आती हैं जिन पर विरूपक बल लगाने पर उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी वस्तुओं को कहते हैं दृढ़ पिंड, और इसको या इंग्लिश में इसको कहा जाता है रिजिड बॉडी। दृढ़ वस्तुएं या दृढ़ पिंड कहलाता है। तो विरूपक बल के प्रति वस्तुओं के व्यवहार के आधार पर
पदार्थों को, वस्तुओं को 3 प्रकार में बांटा गया है, प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ और दृढ़, इलास्टिक, प्लास्टिक और रिजिड बॉडी। हमारा जो चैप्टर है वो प्रत्यास्था से रिलेटेड है, यानी हमको प्रत्यास्थ वस्तुओं के बारे में पढ़ना है। अब वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं? प्रत्यास्था। तो हमारा जो टॉपिक है वो प्रत्यास्था के बारे में है। तो प्रत्यास्था की हम परिभाषा पहले समझते हैं। सबसे पहला काम, प्रत्यास्था होता क्या है? प्रत्यास्था की परिभाषा क्या होती है? इलास्टिसिटी इसका नाम है। प्रत्यास्था क्या होता है? हमने क्या कहा? प्रत्यास्थ वे वस्तुएं होती हैं जिन पर आप विरूपक बल लगाइए और उसकी आकृति क्या हो जाए? बदल जाए। अब विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर ले। ठीक है, जैसे रबड़ है, रबड़ के एक सिरे को दृढ़ आधार से बांध दीजिए और उसके नीचे क्या करिए? थोड़ा सा लंबाई की दिशा में बल लगाइए, लंबाई बढ़ जाएगी, और छोड़ दिए थोड़ा सा तो फिर अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेगा। तो हम उन्हीं वस्तुओं के बारे में बात करेंगे। ऐसे वस्तु को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। और वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं? प्रत्यास्था। अब प्रत्यास्था की परिभाषा क्या है वो समझना है। ठीक है, पहली परिभाषा, इसको नोट्स में आपको बनाना है, लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहली परिभाषा आप जो क्या लिखेंगे? प्रत्यास्थ वस्तुएं। प्रत्यास्थ होता क्या है? प्रत्यास्थ वस्तुएं आप हेडिंग डालेंगे और क्या लिखेंगे कि प्रत्यास्थ वस्तुएं वे वस्तु होती है जिन पर विरूपक बल लगाने से उनकी आकृति बदल जाती है और विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जैसे स्प्रिंग, रबड़ आदि। अब प्रत्यास्था क्या होती है? तो प्रत्यास्था की परिभाषा के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रत्यास्था क्या होती है? प्रत्यास्था किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके अंतर्गत वस्तु किसी विरूपक बल द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति में परिवर्तन का विरोध करती है और विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है। यानी प्रत्यास्था किसी वस्तु का वह गुण है जिसके अंतर्गत वस्तु किसी विरूपक बल द्वारा आकार अथवा आकृति में परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु किसी विरूपक बल द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति में परिवर्तन का विरोध करती है और विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है। वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं? प्रत्यास्था। और ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ कहते हैं। यानी इलास्टिसिटी की परिभाषा है। दूसरी परिभाषा आती है अप्रत्यास्था की। अप्रत्यास्था क्या होता है? अप्रत्यास्था किसी वस्तु का वह गुण है जिसके अंतर्गत वस्तु किसी विरूपक बल द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति में परिवर्तन का विरोध करती है, परंतु विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं करता। इसमें करता है, इसमें नहीं करता। ऐसी वस्तु को अप्रत्यास्थ वस्तुएं या सुघट्ट वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, कोई वस्तु न पूर्णतया प्रत्यास्थ होती है और न ही पूर्णतया अप्रत्यास्थ होती है, न पूर्णतया इलास्टिक होती है, न पूर्णतया प्लास्टिक होती है। जैसे स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को आप थोड़ा सा खींचिए और खींच के छोड़ दीजिए, तो खींचेंगे तो लंबाई बढ़ेगी, छोड़ देंगे पूर्व अवस्था को बंद। पर कस के खींच के अगर छोड़ दिया जाए तो वापस वो पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं करेगा। तो कोई भी वस्तु ना पूर्णतया प्रत्यास्थ होती है और ना ही कोई वस्तु पूर्णतया अप्रत्यास्थ होती है। कोई वस्तु ना पूर्णतया प्रत्यास्थ होती है, ना पूर्णतया अप्रत्यास्थ होती है, ना पूर्णतया इलास्टिक होती है और ना पूर्णतया क्या होती है? प्लास्टिक होती है। प्रत्यास्थ, परंतु कुछ वस्तुएं ऐसी जिन्हें प्रत्यास्थ माना जाता है। हाथी दांत, बिलियर्ड्स गेज, क्वार्ट्ज क्रिस्टल को पूर्णतया प्रत्यास्थ माना जाता है। यानी कोई वस्तु पूर्णतया प्रत्यास्थ नहीं पाई जाती। ठीक है, केवल हाथी दांत, बिलियर्ड गेंदे और क्वार्ट्ज क्रिस्टल, इनको प्रत्यास्थ वस्तुओं की श्रेणी में रखा गया है। और गीली मिट्टी, ध्यान दीजिएगा, गीली मिट्टी पूर्णतया अप्रत्यास्थ यानी प्लास्टिक होती है। हाथी दांत, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, बिलियर्ड गेंदें इलास्टिक वस्तुएं हैं
और गीली मिट्टी क्या कहलाता है? पूर्णतया प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक गुण है। जो आप प्लास्टिक के बर्तन खरीदते हो तो प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक एक गुण है। उनको जो आकृति दी जाती है उसी आकृति को फॉलो करती है। समझ आ गई? ये तो था प्रत्यास्थ के बारे में, प्रत्यास्था की परिभाषा मैंने बताया। अब अगली हेडिंग है प्रत्यास्था की सीमा। मैंने पहले बताया कि कोई भी वस्तु पूर्णतया प्रत्यास्थ नहीं होती है, न अप्रत्यास्थ होती है। ठीक है। अब कोई भी प्रत्यास्थ, इसमें एक शब्द है प्रत्यास्था की सीमा। प्रत्यास्था की सीमा, लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मैंने आपको बताया कि यदि मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, इसको एक दिन आधार से बांध दीजिए और इसको नीचे से थोड़ा सा बल लगाइए तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? थोड़ी बढ़ जाएगी। और छोड़ देंगे तो फिर वापस पूर्व अवस्था को आ जाएगा। परंतु बल का मान और बढ़ा देंगे तो लंबाई और बढ़ जाएगी, और छोड़ देंगे तो फिर अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त करते हैं। परंतु अगर बल का मान बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी अवस्था भी प्राप्त होगी कि अब स्प्रिंग को बल को हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं होगा, अर्थात उसकी लंबाई में ऑलरेडी अस्थायी वृद्धि हो जाएगी। तो कहने का मतलब होता है कि विरूपक बल के कुछ निश्चित मानों पर ही, मैंने पहले बताया कि कोई वस्तु पूर्णतया प्रत्यास्थ नहीं होती है, केवल विरूपक बल के कुछ निश्चित मानों पर ही उसमें प्रत्यास्था का गुण विद्यमान रहता है। तो परिभाषा क्या है प्रत्यास्था की सीमा की? कि किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल का वह अधिकतम मान जिसके अंतर्गत वस्तु में प्रत्यास्था का गुण विद्यमान रहता है, क्या कहलाता है? प्रत्यास्था की सीमा कहलाता है। किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल का वह अधिकतम मान जिसके अंतर्गत वस्तु में प्रत्यास्था का गुण, प्रत्यास्था का गुण कहने मतलब कि बल हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर ले, उसमें वस्तु में प्रत्यास्था का गुण विद्यमान है तो उसको क्या कहते हैं? प्रत्यास्था की सीमा, लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे की चर्चा करते हैं। अब इस प्रत्यास्था को आगे डिफाइन किया जाता है। इसमें एक शब्द है प्रतिबल, जिसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। प्रतिबल क्या होता है? तो प्रतिबल के बारे में अगर हम बात करें तो आपने एक शब्द पढ़ा होगा न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम कि प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में क्या होती है? एक प्रतिक्रिया होती है। तो जैसे मान लीजिए कि स्प्रिंग कोई है या रबड़ ही मान लीजिए, रबड़, तो रबड़ ये मान लीजिए विरामावस्था में इसकी अपनी एक लंबाई है। तो लंबाई होने का मतलब इस जानते होंगे ठोसों की जो विशेषता होती है कि ठोस के जो अणु होते हैं एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं। इस बल को कहते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल। ध्यान दीजिएगा, इस बल को क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक आकर्षण बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाता है, अट्रैक्शन फोर्स कहलाता है। तो ठोस इस रबड़ के जो अणु होंगे एक दूसरे से, इनके क्या होंगे? एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं। तो जैसे ही किसी रबड़ पर हम बल लगाते हैं लंबाई की दिशा में, मान लीजिए इसको खींचते हैं तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है। लंबाई बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा कि अणुओं के बीच की इनकी दूरी क्या होगी? तो पहले इतनी थी, अब थोड़ी सी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जैसे अणु के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो इनके बीच एक, मैंने कहा था, एक बल काम करता है। तो अंतरा आणविक बल काम करता है। तो ये क्या करेगा? इस वस्तु को पूर्व अवस्था में लाने का प्रयत्न करेगा, अर्थात ऊपर की ओर एक प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाएगी जो इसे पूर्व अवस्था में लाने का प्रयत्न करती है। और जैसे ही बल हटाते हैं ये प्रतिक्रिया बल इसको क्या कर देती है? वापस ले आती है पूर्व अवस्था। आया समझ में? तो प्रतिबल की परिभाषा क्या होती है? ये एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल होता है। तो प्रतिबल की परिभाषा क्या होती है? किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए आंतरिक प्रतिक्रिया बल या किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित आंतरिक प्रतिक्रिया बल। आरोपित बल किसके बराबर होगा? जितना हम लगाएंगे, कोई जितनी क्रिया होगी उतनी ही प्रतिक्रिया होगी।
तो किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले या आरोपित बाह्य बल को क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। आंतरिक प्रतिक्रिया बल बोले या आरोपित, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया बराबर होती है, तो दो तरीके से इसको बोला जाता है। किसी वस्तु पर लगाए गए किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। या एक परिभाषा ये भी होती है, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल को क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। अगर किसी वस्तु के कैपिटल ए क्षेत्रफल पर आरोपित बल कैपिटल एफ हो तो प्रतिबल की जो परिभाषा होती है, स्ट्रेस की जो परिभाषा होती है, प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल है इसलिए क्षेत्रफल से भाग दिया गया। मात्रक क्या होगा? मात्रक बोलो, ऊपर वाले का मात्रक न्यूटन और नीचे वाले का मात्रक मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फार्मूला जब इसका निकालेंगे तो ये आता है यम यल पर -1 टी पर -2, और ये कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। प्रतिबल एक अदिश राशि। तो प्रतिबल की क्या परिभाषा होती है? किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी, जो नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे तो जानते हैं, पर जो नए बच्चे जो नया एडमिशन कराए उनका स्वागत है विद्यालय में। ठीक है, तो वो इस नंबर पर कॉल करके कोई भी प्रश्न समझ में ना आए, कोई भी टॉपिक समझ में ना आए, तो ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी कांटेक्ट आप नहीं करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट करिएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। और कुछ फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए आवश्यक सूचना है, जो पुराने बच्चे हैं वो विशेष तौर से ध्यान दें कि वो 15 जुलाई तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, अपने विद्यालय में अपना एडमिशन करा लें। ठीक है, विद्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि आपके ऑनलाइन क्लासेस में कोई भी व्यवधान उत्पन्न ना हो सके। तो इसी के साथ ये चर्चा समाप्त करते हैं, आगे की चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।